देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लागू है, लेकिन सरकारी भवनों में सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने पर जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोली जा रही है, कम्युनिस्ट लोगों को नक्सलाइट से जोड़ के उन पर रोक लगाने तक की बातें की जा रही हैं। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अभी 12 अप्रैल 2024 को एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का विषय था राष्ट्र निर्माण में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई कर रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी को बुलाया हुआ था और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में AICTE के चेयरमैन TG सीताराम मौजूद थे। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हैरानी की बात यह है कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कानून के बारे में अच्छे से जानते हैं। कार्यशाला में AICTE के चेयरमैन TG सीताराम कहते हैं कि देश का सारा विकास विकसित करने का रास्ता 2014 के बाद ही खुला है, यानी बीजेपी कार्यकाल में। उन्होंने तो यहां तक कहने में भी संकोच नहीं किया कि उन्हें तो 2014 से पहले भारतीय कहने पर ही शर्म आती थी। विकसित भारत not at 2047, it's going to come early. विकसित भारत is no more a dream, ladies and gentlemen. It's a reality, believe me. Why? Because anywhere you go, Indian and diaspora is doing exceedingly in every area. So these numbers actually critically puts us in a very strong position to think about it, to be the leader. But what is most important is not becoming only Vishwa Guru. We have to become Vishwadatas, like what Honorable Prime Minister did during COVID-19, and we were all suffering. But we also got, all of us got the COVID vaccine. Okay. But at the same time, 100 other countries received the COVID vaccination from India. That's the goodwill. Today, we are saying what we saw in G20, that's the goodwill. Everyone today is proud to be an Indian. Carrying an Indian passport has a lot of value. So this has changed in the last 10 years. Otherwise, as I was telling some of your colleagues yesterday night, that when we went in 1985-86 to Canada, we were considered as sort of thieves. Not only them, even our own customs and immigration was feeling like checking everywhere, as if we are going to be, running away with something. But today, that is changed, all changed. We are a country with very bold, taking face as an ID, walk into the airport. No other country does this. 15 airports today have face as an ID and taking us directly into the aircraft. Friends, last word to conclude. All of you know that 17th century belonged to Dutch. When they started sailing across the world. 18th century to the British Samraj or Britishers, because they established the Samraj everywhere. After 1945, it's an Americans. Okay, and also partly Chinese came in between for a short while. After COVID-19, it is India's time, ladies and gentlemen. Give a big hand to India. Thank you for patiently listening to me. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में भी माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों के बगैर ही सरकार बन गई थी। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, 2024 में भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो अब मुसलमानों को सोचना है कि उन्हें हिंदुस्तान में शामिल होना है या नहीं। संख्यक नाम के मुख्य धारा से बाहर हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, उनकी वोट के बिना ये सरकार बनी है। ये एक स्थायी पंक्ति लिखी गई, चुनाव परिणाम के सरकार बने। तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
कि अल्पसंख्यक भी तो मेन स्ट्रीम का नागरिक है, उसका भी वही अधिकार है जो बहुसंख्यक समाज का है। और उसने अपने बिहेवियर से हिंदुस्तानी की बजाय अपने आप को रिलीजन से जोड़कर मुस्लिम कर दिया। मुस्लिम बना तो सारे धारा प्रवाह से कट गया, और हिंदुस्तानी बना रहता पूरे धारा प्रवाह में रहता। रिजल्ट आया और उनके बिना। अब जब इतने बड़े समाज में रोष होगा तो हेल्दी और वेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी? और ये लोग पिछड़ गए। मैंने कहा फिर 2019 में हुआ, 2019 में फिर हुआ, फिर सरकार बन गई। इन सब के विरोध के बावजूद भी बन गई, ज्यादा मजबूत बन गई। अब 2024 में फिर चुनाव होगा, फिर बनने वाली है, ज्यादा मजबूती से बनने वाली है। तो बताओ, इतिहास यही लिखता रहे, तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, तेज गति से बढ़ता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है, समृद्ध होता जा रहा है, या तुम भी इसमें भागीदार हो। लिखना तो तुम्हें है लोकतंत्र, हम तो समझा सकते हैं। अब तुम तय करो कि 2024 में तुम्हारा भी सहभागी। उन्होंने लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट लोगों को नक्सलाइट से जोड़ते हुए कहा कि हमें इन्हें रोकना होगा। ऐसे जो जीव हैं, जीवाणु हैं, जिनको आप कहीं लेफ्टिस्ट कहेंगे, कहीं उनको आप नक्सल कहेंगे, कहीं आप उनको सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट कहेंगे, तो ऐसे जरासीम से सोसाइटी को और ज्ञान को और विज्ञान को बचाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं तो बहुत मुसीबतें खड़ी हुई है दुनिया में और खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए ये विषय है, इसलिए ये कार्यशाला है। और इसको बड़ा रूखा बनाकर पेश करेंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे आपके माल को। उसको हास्य भी बनाकर रखना है, ह्यूमरस भी बनाकर रखना है, उसके अंदर आज को कैसे सम्मिलित किया जा सकेगा। नहीं तो उनको लगेगा ले जाएगा बैलगाड़ी वाले जमाने। तो आज का भारत जब हम कल्चराइज करेंगे तो लोग इस तरह के रिएक्शन भी करेंगे। हम उस पर नहीं जाने वाले हैं, हम लगातार परिवर्तनशील हैं, आधुनिक थे, आधुनिक हैं, परंतु डी कल्चराइज एंड डी सिविलाइज नहीं। मैं जब एक चुनौती के काम पर कुछ महीने के लिए छत्तीसगढ़ गया था, तो मैंने चर्च से भी मुलाकात की थी। तो मुलाकात करते समय मैंने उनसे पूछा, जब आप गांव में हैं, नक्सल भी वही गांव में है, एवर यू इन्फॉर्म्ड टू द सिस्टम। अब आप देखिए कि देश में आचार संहिता लागू है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, जनता के पैसे से चलती है। कुलपति डॉक्टर नरसिंहराम बिश्नोई सरकारी पैसे से तनख्वाह लेते हैं। AICTE के चेयरमैन TG सीताराम भी सरकारी पैसे से ही तनख्वाह लेते हैं। ये लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, कानून के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन एक आकस्मिक घटना नहीं है, एक गलती नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हेलो। हाँ, नमस्कार नवीन जी। नमस्कार प्रशांत जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। नवीन जी, इस बारे में पता करना था, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में अभी 12 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल बातें की गई। तो उसमें RSS के मेंबर आए हुए थे, और जो सरकारी अधिकारी थे, जो उन्होंने भी ना पॉलिटिकल बातें की। तो उसमें कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी की है अभी चुनाव आयोग को। तो आप वकील हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानूनी रूप से ये किस तरह से गलत है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है अपना, उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के दौरान दो वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में या समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने वाली बात को बढ़ावा नहीं दे सकता जी या किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकता। जी दूसरा, आपने कहा कि DJU द्वारा पोलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जी कोई
कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी की पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में अपने प्लेटफॉर्म का यूज करने की अनुमति नहीं देता, और वो भी अपने खर्चे पर। क्योंकि पिछले इलेक्शन में एक वाक्य हुआ था, वो पिछली बार भारतीय सेना के जवान अभिनंदन थे जिन्होंने 27 में वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो पिछले इलेक्शन में उनके फोटो को बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को ये कैसे रजिस्टर बता दी थी कि आप पहना उसके फोटो का इस्तेमाल अपने राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह जो भारत में या बीजेपी में झूठ किया है वो ऐसा नहीं कर सकते। इस मामले ये बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है दोनों बातें। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि चुनाव आयोग को शिकायत की जा सकती है। यदि चुनाव आयोग कोई एक्शन ना ले तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? इसमें दो रास्ते रहते हैं। एक तो है कि आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर सकते हो, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पेटिशन द्वारा उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ आप अपने रिट पेटिशन दाखिल कर सकते हो, ताकि वो आगे से उस प्लेटफॉर्म को ना कर सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन में। ठीक है नवीन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्योंकि ये कार्यशाला हरियाणा के हिसार जिले में हुई थी और हम सब जानते हैं कि हिसार एक्टिविस्टों का शहर है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हिसार के कई एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी है। शिकायत करने वालों में चरणजीत, संजीव भोजराज, मनीष खत्री, बाबा कृष्ण सिंह पाली और अनेक कार्यकर्ता शामिल हैं। नमस्ते प्रशांत जी, जैसा कि आपने पूछा कि ईसीआई में जो कंप्लेंट हुई है यूनिवर्सिटी में के प्रशासन के खिलाफ, वो मामला क्या है, तो सर वो मामला ये है कि यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था अभी, जिसमें इंद्रेश कुमार जी करके हैं कोई आरएसएस के प्रचारक, उनको इनवाइट किया गया था। वो मुख्य प्रवक्ता के तौर पे इनवाइटेड थे, और जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे वो हैं नरसिंह राम बिश्नोई, जो कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के। इस प्रोग्राम में नरसिंह कुमार जी की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ, नरसिंह राम जी की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें जो इंद्रेश कुमार जी आए थे, उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने न केवल धर्म के आधार पर बल्कि भाषा के आधार पर भी डिवाइडेशन करने की कोशिश की। उन्होंने क्लियरली ये बोला कि है ना, हमारी 2014 में सरकार आई, 2019 में सरकार आई, वो दोनों सरकारें हमारी माइनॉरिटी की हेल्प के बगैर आई। 2024 में हमारी जो सरकार आएगी वो इनको देखना है कि हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ये सरकार हमारी आनी तय है, फिर उसके बाद जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें देख लेना कि आपका सहयोग होगा कि नहीं होगा, ये आपके हाथ है। मतलब एक तरीके से डराने की, दबाने की कोशिश की गई है लोगों को। और जो वोट मांगने का तरीका है या वोट की अपील है, वो धर्म के बेस पे की गई, वो भी उन लोगों के बीच जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और मतलब जो एपिसेंटर है जहाँ से हमारा भविष्य, देश का भविष्य निकलता है, वहाँ पे ऐसी बातें की गई। और वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, एचओडी, मतलब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बड़े बड़े लोग थे, जिन्होंने किसी ने भी उस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप धर्म के बेस पे कैसे मतलब डिवाइडेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ऐसा किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। चलो ठीक है, वो उनका मामला है, लेकिन जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन करने की बजाय ताली बजा के, हाथ खड़े करके या मुस्कुरा के सहमति दर्ज की। तो हमने कंप्लेंट किया ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, कि इस पे आचार संहिता लागू है तो इस पे कार्रवाई की जाए। नमस्कार चरणजीत जी। बस ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? चरणजीत जी, आपने एक कंप्लेंट की है जीजीयू के बारे में चुनाव आयोग को, तो क्या मामला है ये? सरकारी संस्थाओं में और ये आचार संहिता लगी है, और इस तरह के जो नियम दे रहे हैं करप्शन के बारे में या गिराने का, और ये माहौल बनाने, तो इसके लिए क्या बीच नहीं होती है। सरकारी संस्था तो सरकार जनता के पैसे से होती है,
के लिए ये वहां ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने कंप्लेंट की है कि इस पर कार्रवाई करो। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो पता ही है, लेकिन जानबूझ के करते हैं, ये माहौल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ईमेल से किया या बाय पोस्ट भी भेजी है? ईमेल से करिए फिलहाल तो, बाकी और जब पड़ी वो भी करेंगे कार्रवाई। शुरुआती तो एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है चंद्रजीत जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करता है या कब करता है या नहीं करता है, लेकिन जनता को सोचना होगा कि कहीं उन्होंने देश को गलत हाथों में तो नहीं सौंप रखा है कि सरकारी आदमी, सरकार में शामिल लोग ही सरकार के नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं और उनकी जानबूझकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। धन्यवाद।